आज एक नई सोच विचार के साथ एक नया वीडियो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ज़्यादातर समय घर पे ही रहना पड़ता है। मैंने कई बार आपको फरमाया, तो विचारों को गति मिल रही है। पहले क्लास में पढ़ा के ज़्यादातर बच्चों के बीच में हमारे सभी के विचार चले जाते थे। अब जो माध्यम है, जो परिस्थितियां, उसके अनुसार न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में आज एक समाचार मैंने पढ़ा। बिहार में एक जज ने एक 16-17 साल के बच्चे को चोरी करने के आरोप में बरी कर दिया। उस पे आरोप था कि उसने एक दुकान से खाने पीने की चीज़ें कुछ चुराई थी, राशन से संबंधित कोई चीज़ें चुराई थी। जब उससे पूछा गया उस बच्चे से कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो उसने बताया कि मेरी माँ घर में भूखी थी और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं बाजार गया। खरीदने के लिए पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने ये कृत्य किया। जब जज साहब ने इसको पढ़ा, जब उस सारी चीज़ को सुना, तो उन्होंने कहा कि इस परिवार को मेरी तरफ से इस बच्चे को, इसकी माँ के लिए पूरा राशन इत्यादि का प्रबंध किया जाए, और उन्होंने बच्चे को मुक्त कर दिया। मैं क्लास में हमेशा कहता भी रहा हूं, हमको गलतियों को समझना पड़ेगा। हर चोरी गलत नहीं होती है। गलत का मतलब चोरी करना तो गलत है। कई बार वो चोरी करने के पीछे जो परिस्थितियां होती हैं, उन पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। और खास तौर से जब हम अपने समाज में नौजवानों को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमें जब इस तरीके की गलतियां करें तो सजा देने की अपेक्षा हम सुधारने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे भी जिन बच्चों को भी मैं नकल करते हुए पकड़ता हूँ, जो मेरे परिचित होते हैं, मैं उनको अपने घर पर बुलाकर पढ़ाता हूँ। कॉलेज में पर्सनली टच उनको देता हूँ कि भाई नकल मत करना, तुमको कोई दिक्कत है, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब करने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर आपने नकल में किसी बच्चे को पकड़ लिया और उस पर बैन लग गया, फिर तो पक्का है कि वो 1-2 साल 3 साल जितना पनिशमेंट उसको मिलेगा, जो उसका बैन पीरियड है, धीरे धीरे शुरू में खराब लगता है, धीरे धीरे यूज टू हो जाता है कि यार अब तो 1-2 साल 3 साल का बैन है, अब क्या पढ़ के करेंगे। तो आपने पढ़ाई से उसको मुक्त कर दिया, जबकि हमको उसको पढ़ाई में व्यस्त रखना है। तो मुझे जज साहब का ये फैसला बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा किया और सजा नहीं दी। आपने इस बच्चे को चोरी करने से मुक्त कर दिया। मुझे याद है, एक बार मैं ट्रेन में आगरा से आ रहा था, मौलवी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, और उस मौलवी साहब ने मुझे एक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की एक छोटी सी कहानी बताई, और मौका लगा तो मैंने फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया। पैगंबर साहब ने, मौलवी साहब ने कहानी बताई कि पैगंबर साहब एक रास्ते से निकला करते थे, तो एक महिला उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी, और रोजाना उसी रास्ते से वो गुजरते थे। काफी दिन हो गए तो मोहल्ले के लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि भाई देखिए, आप रोजाना यहां से निकलते हो, ये महिला आपके ऊपर कचरा फेंक देती है, आप अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इससे पहले जिन लोगों ने भी, पैगंबर साहब हों या इससे अलावा और भी किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं
तो कुछ लोगों को ज़रूर ख़राब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप उनको ठीक कर सकते हैं। ये पैगंबर साहब हमको समझाते हैं। तो पैगंबर साहब जो उनसे कहने आए कि भाई आप रास्ता बदल लीजिए, तो पैगंबर साहब ने उनसे कहा, आप ये बताइए कि मैं इस रास्ते से गुजर के कुछ गलत कर रहा हूँ? लोगों ने कहा नहीं। और ये महिला क्या कर रही है? बोले ये खराब कर रही है, गलत काम कर रही है, आप जैसे इतने अच्छे जो हमारे सब कुछ हैं उनके ऊपर ऐसा डाल रही है। तो बोले जब वो अपना खराब काम नहीं छोड़ पा रही है तो मैं अपना अच्छा काम कैसे छोड़ दूँ? आप समझे, हम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। कभी किसी को देखते हैं, किसी ने कुछ गलत काम कर लिया, कुछ कर लिया और वो कुछ पा गया तो हम प्रभावित हो जाते हैं, या किसी ने कुछ गलती कर दी तो हम 100 नुस्ख निकालने लगते हैं। हर चोरी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और ये पक्का विश्वास है, अगर एक नौजवान, एक छोटा बच्चा, 20, 22, 25 साल का बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पर है तो उसके पीछे परिस्थितियां ही 99% होती हैं, क्योंकि वक्त पर उनको समझाने वाला नहीं मिला, सजा देने वाला मिला। इसमें शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो वो पैगंबर साहब की मैंने कहानी मुझे मौलवी साहब ने ट्रेन में बताई। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। मेरे घर में एक बाई काम करती थी। मैंने देखा कि मेरे घर से पैसे गायब होने लगे। आप देखिएगा जो बड़े लोग कैसे जो रास्ता हमको दिखाकर जाते हैं, जो समझाकर हमको जाते हैं, अगर उस पर हम अमल करें गहराई से, हम करते नहीं हैं। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही कर गए, वो तो बहुत बड़े थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, हम तो कर ही नहीं सकते। पैगंबर साहब ऐसे ही थोड़ा ना बन गए। उनका एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए, मैं कहता भी राम का एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हम पता नहीं क्या से क्या बन जाए। गांधी जी में क्या था? राम का 1% ही तो था, राष्ट्रपिता बन गए। अब्दुल कलाम में क्या था? पैगंबर साहब का 1% ही तो था, कितने बड़े भारत रत्न मिल गया। तो मेरे घर में बाई काम करती थी और मैंने देखा पैसे गायब हो रहे हैं। तो मैं शक हो गया, मुझको मालूम पड़ गया। तो मुझे ये पैगंबर साहब की, ये मौलवी साहब की बताई हुई कहानी याद आई। एक ड्रेसिंग टेबल पर मैंने एक दिन ऐसी 10 रुपये रख दिए और मैं इधर अंदर आके बेडरूम में सो गया। मैं सोता रहता था, वो काम करती रहती थी। उस समय कॉलेज सेकंड शिफ्ट का होता था, मिसेज स्कूल चली जाती थी। तो फिर मैंने जब काम वाम करके चली गई, मैं देखा तो ड्रेसिंग टेबल पे 10 रुपये नहीं थे। अब मुझे विश्वास हो गया, जो शक था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा शक ना हो जाए इसको भी मेरे ऊपर कि मैं परीक्षा इसकी ले रहा हूँ। मैंने फिर जगह बदल के 3-4 दिन बाद दूसरी जगह 100 रुपये रख दिए। फिर मैं ऐसे ही करा, फिर वो काम करके देखा तो 100 रुपये गायब। फिर हर 2-3-4 दिन की आड़ में मैं कभी 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे में रखता रहा। 4-5 बार ये घटनाक्रम चला और 4-5 बार पैसे गायब हो गए। ये मैं क्लास में शेयर कर चुका हूँ। अब अपने भूतपूर्व विद्यार्थी जिनको मेरे को मालूम है कि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए याद दिला रहा हूँ। एक दिन फिर जब 4-5 बार ये घटनाक्रम हो गया तो एक दिन मैंने सीधे 1000 रुपये एक जगह पर रख दिए। और जब मैंने वो पैसे रख दिए 1000 रुपये और मैं आके अपने डबल बेड पे हमेशा की तरह सो गया, वो बाई आई, मेरा पैर हिलाया और पैर पकड़कर रोने लगी। बोले भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। मैं समझ गया। फिर अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी तरह से पैगंबर साहब ने भी उस समय जो मैंने कहानी मौलवी साहब ने बताई कि वो महिला कचरा फेंकती रही, पैगंबर साहब लिखते रहे, जाते रहे उसी रास्ते से। एक 5 से 7 महीने के बाद वो महिला उतर के आई और पैगंबर साहब के पैरों में गिर पड़ी कि हजूर मेरे को माफ़ कर दीजिए।
आप जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। मैं इतना गलत व्यवहार आपके साथ करती रही और आपने तब भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। आप समझे सब्र, सुधारना क्या होता है। अब वो चीज़ मुझे याद थी, पैगंबर साहब का वही अंश मैंने किया, करो। मैं चाहता तो जब चोरी करती थी तो उसको काम से हटा सकता था। अब वो मेरी जगह चोरी नहीं करती, जिस दूसरी जगह जाके काम करती वहाँ चोरी करती। ज़्यादा होता मैं पुलिस के हवाले कर देता, पुलिस मारती पीटती और पक्की चोर बना के निकाल देती। पुलिस का काम सजा देना, सच बात है, और शिक्षक का काम माफ़ी करना है। दोनों को अपने रोल नहीं बदलना चाहिए कि अगर पुलिस वाला माफ़ करने लगे और शिक्षक सजा देने लगे तो समझ लो बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षक को माफ़ करना है और पुलिस को सजा देनी है, दोनों को वही करना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता पुलिस में थे, मुझे ऐसे ही समझाते थे। तो जब उसने पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली और मैंने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया, मैं उसी दिन समझ गया कि अब आज के बाद ये कभी भी चोरी नहीं करेगी। तो हम कोई जब गलत काम कोई करता है, मेरा विद्यार्थी करे या कोई भी समाज में व्यक्ति करे, तो हमारा काम उसको सजा देने का नहीं है, हमको सुधारने का है कि दोबारा वो गलती ना करे, वो चोरी ना करे। एक बार सबसे गलती हो जाती है, महात्मा गांधी से भी हुई थी। कौन ऐसा बड़ा महापुरुष है, मदर टेरेसा ने अपनी एक कहानी में मैंने सुना कि उन्होंने अपने कुछ गलतियां हुई उसको स्वीकार किया। कलाम साहब ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, किसने नहीं किया। अगर उनको उस समय उनको समझाने वाले लोग नहीं होते, उनको माफ करने वाले लोग नहीं होते, तो इतने बड़े व्यक्ति वो बन पाते। चलिए उतने बड़े व्यक्ति नहीं बने, लेकिन हम एक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लायक तो बना सकते हैं। जज साहब ने जिस तरह से माफ किया, उसके घर राशन पहुंचाया, वो बच्चा हमेशा के लिए ईमानदार बन गया। जैसे मेरी बाई, जिस दिन उसने पैर छुए, उसने देखा कि भैया ने मुझे माफ कर दिया, वो ताउम्र के लिए ईमानदार बन गई, अब वो कभी चोरी नहीं करेगी। तो यही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक की सोच कैसी होनी चाहिए, या हम सब की सोच इंसानियत के माध्यम से कैसी होनी चाहिए। मेरा बताने का पर्पज, समझाने का पर्पज आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सारी वीडियो आप ही के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो मेरे पहले पढ़े हुए लोग हैं और अब जो मुझसे पढ़ रहे हैं, कि आप समझिए कि हर अपराध, हर गलती के पीछे भावना क्या होती है, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा था, तबलीगी की जमात ने मूर्खता की है, उसको आप गद्दारी की श्रेणी में मत रखिए। क्योंकि मूर्ख आदमी की पहचान क्या होती है, अपना नुकसान करता है। गद्दार आदमी की पहचान क्या होती है, दूसरे का नुकसान करता है। तो तबलीगी समाज ने तो अपना नुकसान किया है, उसको समझिए। और वो जागृत हुए इस घटना के बाद। अब शुरुआत में जो स्थिति थी आज बदल चुकी है, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करूंगा, उन्होंने अपने किसी भी उद्बोधन में उस घटना का जिक्र नहीं किया। ये उनका बड़प्पन। अगर वो उस जिक्र करते तो उससे और चीज़ें खराब रूप से हमारे सामने आती। तो यही तरीका होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ है कि किस तरह से कोरोना कंट्रोल हो। नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। हम छोटी सी घटनाओं में ना उलझ के रह जाएं। कोई भाई ने चोरी कर ली तो बस पीछे पड़ गए उसके, या किसी ने कुछ कर दिया तो पीछे पड़ गए उसके। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, चीज़ें बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हों। जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, अगर गलती है तो वो अच्छा इंसान बनकर निकले, बेहतर इंसान बन के निकले, और उसका रास्ता केवल माफ़ी होता है। और मैं ये नहीं कहता कि हर जगह माफ़ी होता है, हर जगह माफ़ी नहीं होता है। पीछे देखिए कि उस गलती के पीछे उसकी भावना क्या है। आप समझदार, सब समझदार लोग हैं, भावना समझकर फिर उसके हिसाब से उसको माफ़ करना है तो माफ़ करिए, पनिशमेंट देना तो पनिशमेंट दीजिए। हर चीज़ में माफ़ी भी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में माफ़ी ज़रूर होती है। केवल 10% में ही सज़ा होती है, 90% में माफ़ी होती है। 90% ऐसी गलतियां होती हैं जिसमें हम व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, बढ़िया समाज बनाना चाहते हैं, तो हमको इस सोच पे कायम रहना चाहिए, और ऐसी सोच हम सभी शिक्षकों को, समझदार लोगों को विकसित करना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।